नमस्कार, बारामासा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग हैं उत्तराखंड के और बल्कि देश के एक सीमांत गांव में। वो गांव जहां मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है, उनकी डोली जहां रहती है। वो गांव जिसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। कभी किंग ऑफ हर्षल कहे जाने वाले फ्रेडरिक विल्सन का ये ससुराल हुआ करता था। और वो गांव जहां पर कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी आए थे। उन्होंने विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ से कई तरह की बातें कही थी। तो केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेजेस नाम से कई गांवों को चिन्हित कर रही है जो देश की सीमाओं पर बसे हैं। उनमें से भी ये एक गांव है। तो इस गांव के क्या सांस्कृतिक महत्व हैं, क्या आध्यात्मिक महत्व हैं, क्या इतिहास है, क्या जनजीवन है और किस तरह की यहाँ पे लाइफस्टाइल है, उन सब से आपका परिचय करवाते हैं। तो स्वागत है आपका मुगबा गाँव में। तो हमारे साथ धर्मानंद सेमवाल जी हैं जो मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में गंगोत्री के रावल भी हैं। उनसे गंगा मैया की जहाँ डोली आती है यहाँ से शुरुआत करते हैं और मुगबा के मंदिर परिसर में उसके बाद आपको नरसिंह देवता का जो मंदिर है और सोमेश्वर देवता का जो मंदिर है उसके बारे में भी बताएंगे। सेमवाल जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले बारामासा में आपका। जय गंगे मैया। सबसे पहले आपका शीतकालीन प्रवास मुखीमठ में बहुत बहुत स्वागत। आपने जो इससे पूर्व में भी जो धराली आपदा की जो क्लिपिंग दिखाई लोगों को, उससे भी हम बहुत प्रभावित हैं। आपने जेन्युइनली हमारी जो समस्याएं हैं उनको रखा है, उसके लिए भी आपको कोटि कोटि आशीर्वाद। अभी आप जहाँ पर बैठे हैं ये शीतकालीन प्रवास मुखीमठ है। अभी 2 दिन पहले महामहिम शंकराचार्य जी, हमारे जो 4 धाम के बद्रीनाथ के जो शंकराचार्य हैं, वो भी यहाँ पर पधारे हुए थे और शीतकालीन प्रवास यात्रा का शुभारंभ उनके द्वारा किया गया है। तो यहाँ की जो मान्यता है, मूल रूप से शंकराचार्य जी ने जो 4 मठों की स्थापना की है उसमें से एक मुखी मठ भी आता है और बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ भी उसको कहते हैं और जोशीमठ भी कहते हैं, और केदारनाथ में उखी मठ हो गया और यमुनोत्री में खुशी मठ हो गया। ये मुखी मठ है जिसका अपभ्रंश मुगबा बना। अब मुखवा अपभ्रंश, ये लोकल धीरे धीरे मुखी मठ को लोगों ने मुखवा में अपनी भाषा में जो है इसको मुखवा कहा है। और ये मतंग ऋषि के नाम। और यहाँ पर मतंग ऋषि ने भी तपस्या की है और मतंग ऋषि ने जब तपस्या की है तो यह स्थान इतना महत्वपूर्ण था, इतना इसका धार्मिक महत्व था कि शंकराचार्य जी जब गंगोत्री धाम का जो मठ है उसका जब उन्होंने निर्माण किया तो उन्होंने इस स्थान को, क्योंकि ये जो स्थान है ये मतंग ऋषि की तपस्थली भी है और मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली भी है। जहाँ अभी वर्तमान में हमारा अन्नपूर्णा जी का मंदिर सामने है और जो भगवान शंकर का मंदिर है वो मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली है। मार्कंडेय पुराण, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मार्कंडेय भी एक पुराण है हमारे शास्त्रों में, उसकी भी अपनी बहुत बड़ी व्याख्या है और बहुत बड़ा महात्म्य है। तो जब शंकराचार्य जी इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने इस क्षेत्र को देख करके उन्होंने मुख्य मठ की स्थापना यहाँ पर की। शीतकालीन प्रवास जो यात्रा है ये पूर्व से भी चलती आ रही है, लेकिन चूंकि उस टाइम प्रचार प्रसार का माध्यम बहुत कम था। आज विज्ञान ने इतना प्रचार प्रसार का माध्यम बना दिया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आज प्रचार प्रसार जो है इसका, ये जो मठ है इसकी जो धार्मिक परंपरा है, यहाँ 12 महीने पूजा होती है। और जब डोली यहाँ से गंगोत्री चली जाती है तब भी यहाँ पर, हाँ जी, ये चारों मठ की जब भगवान शंकराचार्य जी ने जब चारों मठों की स्थापना की तो यहाँ पर 12 महीने पूजा की पद्धति जारी रखी। तो जो धाम है, धामों में जो है ऐसी मान्यता है कि 6 महीने जो है नर पूजा होती है और 6 महीने नारायण पूजा होती है। हमारे शास्त्र जो कहते हैं नर पूजा जब गर्मियों में जो है कपाट खुलते हैं तो जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो 4 धाम को आते हैं। इसको उत्तरायण यात्रा भी कहते हैं। आजकल दक्षिणायन यात्रा चल रही है, लोग जो है आपके रामेश्वरम की तरफ जाते हैं। तो ये उत्तरायण यात्रा जो होती है चारों धाम की, ये नर पूजा मानी जाती है शास्त्रीय मर्यादा अनुसार।
और आप जब कपाट बंद हो जाते हैं दीपावली के बाद, तो फिर वहाँ पर नारायण पूजा मानी जाती है। आजकल देवी देवताओं के द्वारा जो है वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन मठ स्थान पे जो है 12 महीने पूजा होती है। मठ स्थान की हम आपके माध्यम से अपने सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से बार बार आग्रह निवेदन करेंगे कि आप लोगों को मठ की यात्रा भी जारी रखनी चाहिए, और जितना महात्म्य धामों की पूजा का है, तीर्थों की पूजा का है, उतना ही महात्म्य मठ की पूजा का भी है। गंगा यहाँ भी है, गंगा गंगोत्री में भी है। पितरों का स्मरण आप यहाँ भी कर सकते हैं, पितरों का स्मरण आप वहाँ भी कर सकते हैं, और आपको जो मनवांचित फल गंगोत्री मिलेंगे वही मनवांचित फल आपको यहाँ भी प्राप्त होंगे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा सभी सनातन प्रेमियों से कि जो गंगा जी की जो शीतकालीन प्रवास की जो डोली है वो इसी स्थान पर आजकल हमारी जो डोली है, जो गंगा जी की जो गंगोत्री में जिसकी पूजा होती है, वह आजकल जो है उसमें है, किसमें, गर्भगृह में है, उसके दर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि वो आजकल नारायण पूजा में लिप्त है। क्योंकि हमने आपको जैसे कहा है कि 6 महीने नर पूजा होती है, 6 महीने नारायण पूजा होती है। तो हमारी जो माँ सरस्वती जो सरस्वती स्वरूप में 12 महीने हमारे जो सामने गंगा मैया की मूर्ति है, इसकी 12 महीने पूजा होती है। और ये अन्नपूर्णा जी की मूर्ति है और ये सरस्वती जी की मूर्ति है, चांदी वाली जो दोनों मूर्ति है, ये गंगा जी की डोली के साथ जो है यहाँ आती है और डोली के साथ यहाँ से जाती है। तो जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, गंगा मैया तो जो 12 महीने पूजी जा रही है उसके दर्शन हो गए, और जो गंगा जी के साथ प्रति एक गंगा की जो 7 बहनें हैं, उनमें से 2 बहनें अन्नपूर्णा जी और सरस्वती जी जो है गंगा जी के साथ आती है, तो वो श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए जो है यहाँ पर उपलब्ध है। तो मैं और पद्धति भी सेम वही पद्धति है। आप ही रावल हैं, आप ही वहाँ भी पूजा कराते हैं। अब देखिए, मैं सीजन में जब ग्रीष्मकालीन जो यात्रा थी उस समय में गंगोत्री में रावल था, तो हम लोगों ने वहाँ हम लोग 15 पुजारी आते हैं आपस में चयन होकर के, तो वो 15 गंगोत्री में भी पूजा करते हैं और वही 15 फिर यहाँ मुगबा गांव के सेमवाल लोगों के परिवार। हाँ जी। और मुख्य रूप से जो गंगा के जो पुजारी हैं वो हमारा सेमवाल परिवार है, और जो हमारा ट्रस्ट है सिर्फ 5 मंदिर समिति गंगोत्री, जिसका मैं वर्तमान में अध्यक्ष हूँ, वो भी हमारे सेमवाल परिवारों में से ही चयनित होकर के आते हैं। हमारे ट्रस्ट का चयन 3 साल के लिए होता है, 3 साल बाद हमारे 10 लोग फिर दूसरे आ जाते हैं, और 15 हमारे जो पुजारी हैं वो प्रतिवर्ष चयन होते बदल दिए जाते हैं, और वही हम लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ हमारे जो इष्ट सोमेश्वर देवता है, और मैं उनका भी आपको सूक्ष्म इतिहास और नरसिंह देवता का सूक्ष्म इतिहास। गत वर्ष जो है 6 मार्च को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी यहाँ पर आके सारे देशवासियों को, सनातन प्रेमियों को आह्वान करके गए हैं कि आप शीतकाल प्रवास यात्रा के लिए चारों धामों में आइए और शीतकाल यात्रा का आनंद भी लें और महात्म्य का वो भी लें। और दूसरा, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है, अभी कुछ दिन में जब यहाँ बर्फ़ गिरेगा तो यहाँ चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई रहती है। तो जो पर्यटक दृष्टि, जो प्रकृति प्रेमी लोग हैं, उसका अपना आकर्षण है, उनका अपना आकर्षण है, उनके लिए भी आनंद लेने के लिए जो है जब बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ का जो दृश्य है वो बड़ा अलौकिक हो जाता है। तो इसलिए मोदी जी ने भी कहा कि आप धार्मिक दृष्टि हो चाहे पर्यटक दृष्टि हो, दोनों तरफ से आप यहाँ का आनंद ले सकते हैं। दूसरा, मोदी जी ने भी ये बात कही और आप भी प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल रूप में देखिए, आजकल दिल्ली में जाइए आप, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, और किसी भी शहर में जाइए आप, कोहरा छाया हुआ, लेकिन यहाँ आपको धूप साफ दिखेगी। आपने उनका एक वर्ड सुना होगा, घाम तापो पर्यटन के रूप में, वो यही मुगबा से ही उन्होंने यहीं से उन्होंने बोला घाम तापो का मतलब धूप इतनी अच्छी है कि जो आप आजकल जिस धूप का आनंद दिल्ली में नहीं ले सकते हैं, उस धूप का आनंद आप यहाँ ले सकते हैं। तो देखिए, आप पर्यटक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से ये स्थान बड़े महत्वपूर्ण है। प्रकृति प्रेमियों से हमारा निवेदन है कि आप लोग आकर के शीतकालीन प्रवास के दौरान अवश्य यहाँ पधारें और पुण्य लाभ अर्जित करें। तो इस मंदिर परिसर में सोमेश्वर देवता का मंदिर भी है और नरसिंह मंदिर भी है, जो स्थानीय लोगों के कुल देवता हैं। तो उस तरफ अब आपको लेकर के चलते हैं। ये वाला जो परिसर है ये ज्यादा पुराना है। ये पुराना जगह है। अच्छा, ये इसको कम से कम 200 साल बने हुए होंगे। 200 साल हो चुके हैं।
ये अच्छा। थोड़ा सा इसको अंदर से लकड़ी लगा दी गई जी। ताकि थोड़ा सा इसका जो ऊपर से जो ढांचा खराब हो गया था उसके लिए। बाकी ये कम से कम 200 साल पुराने हैं। ये तिबरी पुरानी जी है। हाँ, ये सारी पुरानी है, ये लकड़ी पुरानी है, ये नक्काशियाँ सारी पुरानी है। ये हमारे इष्ट सोमेश्वर देवता है। अच्छा। जो हमारे पूरे गांव के ये सोमेश्वर सोमेश्वर डोली ये है। डोली है। अच्छा। इसके अंदर एक मूर्ति विराजमान होती है। अच्छा। और जब हमारे मेले फंक्शन होते हैं या हमारी कोई समस्याएं होती है तो ये हमारे दो निश्चित देवता के द्वारा चयनित किए हुए दो व्यक्ति होते हैं। अच्छा। जिनके कंधे पे डोली रखी जाती है और वो डोली नेचुरल अपने आप ही मूर्ति है। मतलब और वो ये, उनका कोई भी रोल नहीं होता उसमें, ये अपने आप ही प्रकट हो जाती है इसके और ये अंदर। साल में कितनी बार निकाली जाती है डोली? मेन रूप से तो जैसे अभी जो हमारे 2-3 मेले होते हैं, एक शारदूदू मेला होता है, एक सेलकू मेला होता है, और गंगा जी जब जाती है और गंगा जी जब आती है तो मेन रूप से फंक्शन के रूप में तो हमारी डोली तब निकाली जाती है। अच्छा। लेकिन जैसे हमारे व्यक्तिगत पूजा पाठ होते हैं, जैसे हमारा 3 दिन का पाठ हो गया या रामायण हो गई या हमारी कोई समस्या हो गई, तो हम अपने जो जिनके ऊपर हमारे सोमेश्वर देवता प्रकट होते हैं, पसवा बोलते हैं। पसवा अलग चीज हो गया। अच्छा। पसवा तो एक व्यक्ति होता है, क्या है कि माना जैसे दो व्यक्ति जिनके ऊपर डोली मूर्ति है, अगर वो इशारे से अगर आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं और आप नहीं समझते हैं तो फिर हमारे जो इष्ट सोमेश्वर देवता है इनके एक निश्चित पसवा होते हैं, उन पे जो अवतरण फिर होता है। वो अवतरण होता है और वो इनकी बात को जो है जैसे मैं आपसे बात कर रहा अच्छा। हूँ वो वैसे ही मौखिक तौर से। मौखिक तौर से वो आपसे बात करना शुरू कर देगा। अच्छा। तो जैसे आपकी समस्या है तो देवता उसको पशुआ को आदेश करता है, आदेश नहीं उसी के अंदर प्रकट हो जाता है, फिर वो आपकी समस्याएं बताना शुरू करेगा और आपकी जो भी समस्या है उनका हल भी शुरू कर देगा। वो हमारी हो चाहे आपकी हो, किसी की भी हो। तो ये हमारे सोमेश्वर देवता है। इनकी भी गंगा जी के साथ 12 महीने पूजा होती है। अच्छा। जैसे और जब गंगा जी की डोली लेने जाती है और लेके आते हैं तो उस समय भी ये डोली जाती है? ये नहीं, ये गंगा जी को यहाँ से विदा करते हैं। अच्छा। मार्कंडेयपुरी तक। अच्छा। सामने, और वहां से फिर जब आती है डोली तो देवी के मंदिर जहाँ रात्रि निवास होता है एक रात्रि को, वहां पर हमारे सोमेश्वर देवता की डोली जाती है और उनका स्वागत करके उनको साथ में दूसरे दिन यहाँ ले आते हैं। अच्छा। तो ये यहीं पे विराजमान रहते हैं। अच्छा। 12 महीने इनका यही स्थान है, यहीं पर विराजमान रहते हैं और इन्हीं की छत्र छाया में हम लोग जीवन अपना यापन करते हैं और अपने को सुख समृद्धि के लिए जो है इन्हीं से प्रार्थना करते हैं। ये कुल देवता हुए मुकबल स्थान देवता हमारी है, स्थान देवता हुए गांव के सारे गांव के देवता हैं ये, और सभी की समस्याओं को दूर करते हैं। और ये है पांडवों के प्रतिचिन्ह। अच्छा। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव लोग स्वर्गारोहिणी के लिए जो है स्वर्गारोहिणी की तरफ जा रहे थे तो कुछ प्रतिचिन्ह उनके यहाँ पर मिले हैं उस टाइम, जो अवशेष के रूप में जो है। और ये बाण स्वरूप में ज्यादातर बाण स्वरूप में धनुष है, जैसे गदाएं हैं तो जैसे भीम की गदा का रूप हो गया। और ये जो द्रौपदी का जो कटार होता है, जो द्रौपदी थी साथ में तो उनका कटार होता था, वो ये कटार बीच वाला है जो ऐसा जो लग रहा है, ये कटार रूप में भगवती का है। और ये अर्जुन के हो गए, तो ये प्रतिचिन्ह है उनके यहाँ पे। इनकी भी हम लोग यहाँ पर पूजा होती है, बराबर 12 महीने तक पूजा करते रहते हैं। और जैसे पुराना ये था, ये स्टोर था इसके अंदर ना, ये पहले अब इसको बंद कर दिया गया है। पहले देवता का जो भंडार था वो इसके अंदर रखा जाता था। अब भंडार के लिए नीचे व्यवस्था हो गई है, तो अब इसको बंद कर दिया गया है। और ये जो है अब हम लोग ये हमारे इष्ट सोमेश्वर देवता, ये हमारे पांडवों के प्रतिचिन्ह है। और अब इसके बाद मैं आपको अपने कुल देवता नरसिंह देवता के दर्शन करवाता हूँ जी। ये भी लगाइए कि सेमवाल परिवार जब से यहाँ पर स्थापित हुआ है जी, तब से हमारे जो कुल देवता है जी, सोमेश्वर देवता का तो उससे हो सकता है कि पहले का इतिहास है, लेकिन जो हमारे नरसिंह देवता है, मतलब जब से बसासत हुई, जो देवता होते हैं कुल देवता कुल के साथ जाता है। जब कुल का वासी कहीं पे जाता है तो कुल देवता भी फिर उन्हीं के साथ वास करने चले जाता है और वो कुल के साथ। ये हमारे ये हमारे नरसिंह देवता, ये हमारे अभी ये पहले मकानों में होते थे, जो पुराने मकान थे हमारे, वहाँ रहते थे। और फिर अब हम लोगों ने सभी लोगों ने एक निर्णय लिया है कि अब नरसिंह देवता का एक मंदिर बनाया जाए और माँ गंगा के साथ और सोमेश्वर देवता के साथ भगवान नरसिंह का जो है पूजन भी जारी रखा जाए। तो ये हमारे नरसिंह देवता है। और ये वाली जो मूर्ति है नरसिंह देवता की, ये कितनी पुरानी है? नहीं, ये तो नई मूर्ति है। इसको अभी हमें स्थापित किए हुए करीब
4-5 साल हुए हैं। अच्छा, 4-5 साल। जी, ये मंदिर भी 4-5 साल पुराना है। अच्छा। पहले जो हमारे नरसिंह देवता का जो प्रतिचिन्ह होता है, ये होता है नरसिंह का जो ये चिमटा कहते हैं ना, ये अच्छा। ये जो होता है, ये इनका मेन वासन होता है। अच्छा। ये वाला और ये चिमटा जो है चांदी का इन्हीं के साथ बनाया गया। ये पुराना इनका जो चिमटा बजाते थे ना नरसिंह अच्छा। देवता, हाँ। ऐसा करके जब कभी कोई आपत्ति आती थी तो वो अपने मनुष्य के रूप में चिमटा बजाया करते थे। हाँ। और हमारे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको पता लग जाता था कि कहीं कोई खतरा है, नरसिंह देवता ने दर्शन दे दिया, वो रक्षा में लगा हुआ है। तो इसलिए ये भक्त प्रहलाद है, ये लक्ष्मी नरसिंह है। अच्छा। ये जो मूर्ति है ये लक्ष्मी, ये महालक्ष्मी है और ये भक्त प्रहलाद है। ये विराट रूप है भगवान नरसिंह का। तो इसकी भी हम लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। ये हमारे कुल देवता के रूप में जाने जाते हैं। वो आपको नरसिंह देवता की तरफ से भी कोटि कोटि आशीर्वाद। माँ भगवान नरसिंह देवता आपकी मनोकामनाएं पूरी करे, सोमेश्वर देवता आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। तो मुगबा का ये जो मंदिर परिसर है, ये मुख्यतः 3 भागों में है। एक गंगा मैया की मूर्ति है हो गया, और एक सोमेश्वर देवता का और नरसिंह देवता का हो गया। अच्छा। बाकी तो जो श्रद्धालु बाहर से भी, जैसे ये तो स्थानीय लोग पूजा करते हैं, लेकिन बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं दर्शन करके वो भी दर्शन करते हैं, वो भी सबके दर्शन करके जाते हैं। अब मतलब ये है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो सभी मंदिरों का और सभी का आशीर्वाद अपने साथ लेके जाते हैं। ये हमारा मतलब ये समझ लीजिए कि गंगोत्री में आपने आया, गंगा मैया का दर्शन किया, मुख्य मठ में आप आए तो आपने जो है मुख्य रूप से जो है सोमेश्वर के दर्शन भी कर लिए, नरसिंह देवता के दर्शन भी कर लिए, 5 पांडव के दर्शन भी कर लिए और गंगा मैया के दर्शन भी किए। तो अब लगाइए आपकी यहाँ का कितना मातम है। ये खुद सोचने वाली बात है कि इसका कितना मातम है, इस स्थान का कितना मातम है। तो इसीलिए हम बार बार सभी सनातन प्रेमियों से यही चाहते हैं कि आप जो है आए और इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर के अपने परिवार को सुख समृद्धि की ओर ले जाएं। ये हम प्रार्थना करते हैं। और ये हमारा परिसर है, ये हमारे देवता के भंडार है। अच्छा। जो सोमेश्वर देवता है ये उसके भंडार है। यहाँ पर हमारा मेला चलता है। इस मंदिर ये जो परिसर है, जो सेलकू मेला होता है या जो हमारा शारदूदू मेला होता है, वो जो है यहाँ पर होता है। अब इसका मैं आपको इतिहास बताऊं संक्षिप्त में सोमेश्वर देवता का। तो सोमेश्वर देवता मैंने आपको बताया है कि ये प्रकट होते हैं मनुष्य के रूप में भी, और डोली मूर्ति है 2 व्यक्तियों के ऊपर। तो इसका जो मेन जो मेला होता है उसको कहते हैं हम सेलकू मेला, जिसमें जो है लकड़ी के जो बनाए जाते हैं, मशाल जो बनाए जाते हैं उनको घुमाया जाता है और चौक का निर्माण होता है। अच्छा। और उस चौक के ऊपर ब्रह्म कमल के पुष्प आते हैं। अच्छा। उनसे चौक बनाया जाता है और उस पर देवता जो है अपना नाच करते हैं, डांस करते हैं। और मतलब अति मतलब ये समझिए आप कि जो सेलकू मेला हमारे सोमेश्वर देवता का होता है, उस समय देवता इतना प्रफुल्लित होता है कि उस टाइम जो है अगर कोई भी किसी की कोई भी मनोकामना है तो भगवान सोमेश्वर देवता जो है उसको तत्काल पूरी कर देते हैं। कुछ लोग बाहर से भी आकर उस मेले में प्रतिभाग करना चाहें तो उनका भी आते हैं। अब तो और कब होता है लगभग ये आप लगाइए, ये होता है सितंबर लास्ट और अक्टूबर फर्स्ट वीक में। अच्छा, मतलब उस समय गंगोत्री के कपाट खुले रहते हैं, उसी दौरान होता है वो मेला। और उसी के परिप्रेक्ष्य में जैसे विल्सन जो अंग्रेज यहाँ आया था, तो विल्सन अंग्रेज जब हर्सिल में आया था, तो जब ये मेले होते थे यहाँ पे, तो विल्सन अंग्रेज बोलता था कि जब ढोल बजता है तो आदमी के अंदर एक कंपन होता है और उसी से वो नाचना शुरू कर देता है। तो हमारे देवता ने उसको बोला कि पशुआ के रूप में बोला कि अब तू ये बता कि तू किस रूप में देखना चाहता है मुझे, मतलब मेरे को मानने के लिए तू क्या, मैं क्या करूं जो तू ये माने कि ये सत्य है, इसके अंदर सत्यता है। तो उसने फिर ये बोला कि मैं अपने द्वारा निर्मित तलवारों को अपने हुलसिंग हाउस में रखूंगा और आपको वहाँ आना पड़ेगा और उनको निकालना पड़ेगा। तो हमारे देवता ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया और यहाँ से हर्सिल विल्सन बंगले में हमारा देवता डोली भी गई और पशुआ भी गया। तो वो जैसे ही वहाँ पहुँचा उसने उस बक्से को खोला, उसने बोला इसमें निकाल। तब उन्होंने जो है प्रभावित होकर के फिर यहाँ दान भी फिर यहाँ पर ये जो घंटी आपने मैंने अभी दिखाता हूँ मैं आपको। फिर उन्होंने उसी टाइम ये जो घंटी है ये उन्होंने उस टाइम हम क्या करते थे, इस घंटी का भी एक अपने में ये जो घंटी है इसको हम लोग जो है जैसे माना जो हमारे बाजगी लोग हैं जो ढोल बजाते हैं, माना अब वो अभी अपने कमरे में है नीचे, तो वो जब पूजा शुरू होती है तो उनको आवाज तो दी नहीं जाती है, नहीं सुनता है, फिर उनको तो वो
समझ जाता है कि पूजा लगनी शुरू हो गई। तो ये जो घंटी है ये भी जो है विल्सन के द्वारा, यही वाली वो घंटी है यही जो वाली विल्सन ने दी थी? हाँ, यही वाली घंटी है, ये विल्सन ने दी थी। ये तब से अब तक अच्छा उसका प्रति चिन्ह है, और तब से उसने मानना शुरू किया है। और देवता का एक दोसाला हम बोलते हैं, दोसाला लगता है ये ऐसा बना, वो आजकल तो हटा रखा है, वो ऐसा बनता है। अच्छा, एक उसने वो लगाया था, तो उसी दोसाले को जो हमारा जो वो पशुआ जो तलवारों को चलता है उसको उसी से बांधा जाता था। अच्छा, तब वो उसके ऊपर जो है चलना शुरू करता है। और हमारे जो सोमेश्वर देवता, हमारा सोमेश्वर देवता का मूल जो उद्गम है वो है कुल्लू कश्मीर। अच्छा, कश्मीर से इनका जन्म हुआ है। तो वहाँ से इन्होंने जब चलना शुरू किया था, तो नेटवाड़ एक जगह है, पहला स्थान इनका वहाँ पे है। ये 6-7 भाई के रूप में फिर हुए, और फिर खरसाली है जहाँ खुशीमठ है, और फिर रैथल है, और फिर झाला है, और तो इतने भाइयों के रूप में फिर हमारे सोमेश्वर देवता यहाँ आए, और यहाँ से फिर इन्होंने गंगोत्री दर्शन करके यहाँ पर स्थापित हो गए। तो ये इनका मूल इतिहास है सोमेश्वर देवता का, और इनका जो आशीर्वाद मिलता है वो भी हमारे जीवन में बहुत कारगर होता है। तो ऐसे करके जो है हमारा ये सोमेश्वर देवता, नरसिंह देवता और माँ गंगा का जो शीतकालीन प्रवास है, इसका सूक्ष्म आपको मैंने बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने अच्छे से इसके जो आध्यात्मिक पक्ष है मुब्बा का वो आपने बताया हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जय गंगे मैया। आपके सौजन्य से जो है ऐसी यात्राएं होती रहे, और लोगों को थोड़ा जागरूक करने के लिए जो है आप हमारे मूल जो स्रोत हैं, देखो हमारे धर्म के स्रोत है मूल, और इनका प्रचार प्रसार मैंने आपको पहले भी कहा नहीं हो पाया, अब आप लोगों के माध्यम से जो है अच्छा हो रहा है, और अच्छा होगा, और आने वाले समय में पर्यटकों की वृद्धि भी होगी। और आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जब आएंगे और प्रचार प्रसार में जो है अपना योगदान देंगे, तो निश्चित ही हमारी शीतकालीन प्रवास यात्रा अच्छी रहेगी, और सनातन प्रेमियों को जो है, सनातन धर्म को मानने वालों को जो है कोटि कोटि आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पक्ष देखा मुगबा का। अभी यहाँ का ऐतिहासिक पक्ष भी बहुत खूबसूरत है। विल्सन सीधे सीधे जिनको किंग ऑफ हर्सल कहा जाता है, हुल्सन साहब कहा जाता है, कई तरह की बारामासा में भी बहुत डिटेल प्रोग्राम फ्रेडरिक विल्सन पे हम लोगों ने किए हैं। विल्सन का ये ससुराल भी हुआ करता था, ये गांव, यहीं की 2 महिलाओं से विल्सन ने शादी की थी। उनके कुछ ट्रेसेस अभी भी हैं उन घरों के, वहाँ आपको लेके चलते हैं और यहाँ की लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ और चीज़ें आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। तो मुगबा गांव की अब कुछ और जगह और कुछ और ऐतिहासिक चीज़ें आपको दिखाते हैं। दीपक सेमवाल जी हमारे साथ हैं, जो कि मंदिर समिति के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। सेमवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत बारामासा में। धन्यवाद सर जी। ये जिस मकान में हम जा रहे हैं, ये इसका संबंध है फ्रेडरिक विल्सन से? जी। अच्छा, ये विल्सन ने बनवाए थे। अच्छा, ये जैसे पुराने सीढ़ियाँ नहीं होती थी चढ़ने के लिए, 1 मंजिल 2 मंजिल, और ये लकड़ी के एक ही लॉग पे ये एक ही लॉग पे बना इस तरह से बनता था। ऐसे ही बने हुए सारे। तो ये उनका ससुराल वालों का मकान हुआ करता था? ससुराल वालों का मकान, जो राय माता जी थे जी, उनकी धर्मपत्नी, उनको बना के दिया था उन्होंने, गिफ्ट जैसा ही समझो आप। अच्छा, तो अभी कौन रहता है इसमें? उनके परिवार के हैं, परिवार के लोग हैं। ये घर की आप यहाँ से ले सकते हैं जी। और कितना भव्य और आलीशान रहा होगा किसी ज़माने में ये, जब नया बना होगा। बहुत आलीशान रहा। और इसमें जैसे अब ये 3 मंजिल का है ना, तो जैसे इसको तो कहते थे उबरा। और फिर इसको बीच वाले को मंजिया बोलते थे। और सबसे ऊपर वाला जैसे मतलब तीसरी मंजिल का कमरे। तो पहले क्या होते थे कि जैसे ये देख रहे होंगे आपकी छोटे छोटे वो लगाते थे दरवाजे। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हिमपात होता है, और हिमपात के साथ साथ में जब जो हम वो नहीं कहते आंधी, तो हमारे यहाँ उसको भैंक बोलते हैं। भैंक जैसे मतलब घूमता हुआ आता है बर्फ का तूफान, तो वो दरवाजों से चिपक जाता था। तो छोटे दरवाजे में ये बेनिफिट था कि वो उन पे नहीं लगता था, मतलब। अच्छा। हाँ,
और दूसरी चीज़ इनकी खासियत ये है कि जैसे सर्दियों में ये कमरे गर्म होते हैं और गर्मियों में ये कमरे ठंडे होते हैं, इसीलिए इनको कम हाइट का बनाया जाता है। छोटी हाइट का और मोटी दीवारें होती थी जी। पत्थर के मकान होंगे। जैसे आज मतलब ऐसी कमरे बनाते हैं तो उसी तरह से हैं ये पूरे। और दूसरा ये भी है इसमें कि जैसे भूकंप आया 91 में, जब भूकंप आया था तो इन मकानों पे कोई असर नहीं, क्योंकि ये सारे लकड़ी के जोड़ वाले बने हुए हैं। इन पे कील का काम बहुत कम होता है, ना के बराबर, सारे लकड़ी के ही जोड़ होते हैं। फ्रेडरिक विल्सन ने बनवाया था, मतलब 1800 कुछ में बनवाया होगा। जी है ना जी। 150 साल से के करीब पूरा, हाँ बहुत पुराना है ये। अभी हमारा घर भी है यहाँ पे ऊपर, तो उसको 120 साल से ऊपर हो गया, उस पे सन भी पड़ा हुआ है ऊपर, अभी देखना। अच्छा, मैं दिखाता हूँ आपको, आ जाइए। चलिए, तो चलते चलते हम आपको ये भी बताते चलें कि ये जो केंद्र सरकार की नई योजना है कि जिसमें देश भर के कुछ गांवों को चयनित करके वाइब्रेंट विलेज बनाया गया है। जी जी। ये मुगबा गांव भी वाइब्रेंट विलेजेस में से एक है। हमारे यहाँ पे ये टकनौर पट्टी हम इसे कहते हैं जी। एक तो आता है पूरा भटवाड़ी ब्लॉक में, पूरा टकनौर कहा जाता है जी। और हमारे जो ये 8 गांव हैं सुक्की से ऊपर, जी, सुक्की हो गया, झाला हो गया, जसपुर हो गया, पुराली हो गया और बगोरी हो गया, हरसिल हो गया, धराली हो गया और मुखवा हो गया, इसको हम उपला टकनौर कहते हैं। उपला टकनौर कहते हैं जी। पट्टी जी। और यहाँ पे आप देख लो, ये अभी इस पे संपत पड़ा हुआ होगा, इस पे ये मकान भी जो है बहुत पुराना। ये आप ही लोगों का मकान है? ये हमारा घर है। अच्छा, पैतृक घर है पुराना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कुछ, ये हाँ, उसमें कोई सुन पड़ा हुआ है उसमें। अच्छा, जब ये बना था। मेंटेन क्यों नहीं हो पाए ये घर? मतलब जैसे अब आप लोग रहते नहीं हैं इसमें? नहीं रहते हैं सर, हम लोग आते हैं, जैसे हम लोग माइग्रेट होते, जैसे आपको पता होगा कि हम लोग माइग्रेट, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा और जैसे बिजली पानी तो खैर अब तो काफ़ी मतलब डेवलप हो रहा है, आ रही है, लेकिन पहले नहीं था ऐसा। पहले मतलब ये था कि जैसे अब आज की डेट में गैस के चूल्हे आ गए हैं, तो पहले हमारे इन्हीं घरों में जो है वो चूल्हे हुआ करते थे पुराने, लकड़ी के चूल्हे पे बनाते थे। और दूसरी आर्थिक स्थिति हम लोगों की उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि पैदल का ज़माना था, तो हमारे जो फोर फादर थे वो लोग पैदल हरिद्वार से यात्री लाते थे, तो पूरे 6 महीने में केवल 1 या 2 चक्कर वो लगा पाते थे। और फिर उसमें क्या है कि जो हमारी गंगोत्री मंदिर समिति है उसमें हम लोगों का एक होता कि पहले तो उतना चढ़ावा भी नहीं होता था और गंगा जी को सपूज्य रखना था। तो जैसे जो माना मैंने कोई यात्री लाई, उसकी पूजा की, तो वो जो मुझे दक्षिणा में देते, जैसे पहले 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए जो मिलता था, तो उसमें आधा पैसा जो है वो मंदिर कोष में जमा होता था गंगा जी की पूजा के लिए, और आधा पैसा जो है वो अपने घर परिवार को चलाने के लिए। तो थोड़ा सा आर्थिक भी कम थी। अब जैसे ये आपका जो घर है इतना भव्य है जी, कि अगर ये थोड़ा सा मेंटेन हो, मतलब रिटेन हो जाए, रहने लायक हो जाए, जी, जी। और अब तो केंद्र सरकार की भी योजना है, क्योंकि वाइब्रेंट विलेज के नाम पे बजट भी का अच्छा खासा गाँव के लिए आया है। होम स्टे की योजना स्टेट गवर्नमेंट की भी है, तो आप इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच पाता है कि आप इसको उन योजनाओं के तहत इसको अगर रिवाइव कर पाएं तो बहुत शानदार। अभी आपको हमारे अध्यक्ष जी ने बताया होगा कि क्या हो रहा है, सरकार मतलब पर्यटन मंत्री जी भी, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी भी स्वयं आए थे, उन्होंने भी खुद कहा कि हम लोग मतलब होम स्टे के लिए आप लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, उसमें अनुदान करेंगे आपको और सब्सिडी भी देंगे। लेकिन जब हम लोगों ने कम से कम कुछ भी नहीं तो 20-25 लोगों ने, हमने जैसे अब रेनोवेट करना था, ये पुराना घर है, रेनोवेट करना है, इसका मतलब एस्टिमेट बना के और दिया, तो उसमें क्या है कि कुछ कहीं पे तो बैंक वाले अपनी मतलब वो कह रहे हैं कि भाई कि ये हमारे उसके अनुसार नहीं है, कहीं पे पर्यटन विभाग कह रहा है कि ये हमारे उसके अनुसार नहीं, इसीलिए वो सारी फाइलें जो है लटकी हुई है। हम लोग तो चाहते हैं कि हमें मतलब वो करें और हम लोग यहाँ पे इसको बनाएं, ताकि जो देश विदेश से जो यात्री आता है वो लोग यहाँ पे रहें, बिल्कुल आके और रहें। इसका और आप देखिए ये फ्रेम में अभी आपको जो दिख रहा होगा कि कितना भव्य है ये पूरा घर। अगर इसको प्रमोट किया जाए तो कितने शानदार तरीके से यहाँ पर लोगों के लिए आकर्षण हो सकता है। और बार बार प्रधानमंत्री मोदी विंटर टूरिज्म को लगातार प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, स्पेशली उत्तराखंड को मेंशन कर रहे हैं। और लेकिन धरातल में और देखिए दावों में यही फ़र्क आपको जो पर्सनल यहाँ पे एक्सपीरियंस है लोगों के, धामी सरकार स्टेट गवर्नमेंट जो है बहुत प्रमोट करती है कि हम लोगों ने होम स्टे स्कीम को बहुत बढ़ावा दिया है और दिया भी है, इस बात में भी सच्चाई है। लेकिन ग्राउंड तक आते आते वो चीज़ें कैसे ट्रिकल डाउन नहीं हो पाती, संज्ञान लेना चाहिए तमाम अधिकारियों को कि इतनी भव्य जगह है और वाइब्रेंट विलेज में से एक, अगर वहाँ के लोग भी अपनी
आपकी होम स्कीम की जो योजनाएं हैं उनका लाभ लेकर उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, तो कागजों की ऐसी योजनाओं का क्या फायदा है ना? अगर मतलब आपने जैसे कहा कि अंतिम व्यक्ति तक अगर योजना का लाभ न मिले तो फायदा नहीं है उसका। और हमारे गांव में तो ऐसे ही मतलब आपने देखा होगा कि प्रकृति का कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। बिल्कुल। बाहर से भी हमने देखा कि विदेश से भी जो यहाँ पे पर्यटक आते हैं वो लोग कहते हैं कि भाई कि हमें रहने के लिए आप लोग यहाँ पे रात की ठहरने की परमिशन दो, अपने साथ रखो। लेकिन पहले तो ये इनर लाइन में आता था, अब तो इनर लाइन हट गई है। लेकिन अब वही है थोड़ा सा कि मतलब कि जब तक आज के आधुनिक उसके हिसाब से थोड़ा सा हम इनको रेनोवेट नहीं कर पाएंगे तब तक हम किसी को ठहरा नहीं सकते हैं। तो अभी इस गाँव में कितने कुछ होम स्टेज बने हैं, कुछ एक आध बने हैं? हाँ, अभी तो एक है वर्तमान में। एक है बस मुगबा में? हाँ, अच्छा। एक है केवल बना अच्छा। हुआ। बाकी कम से कम 20-25 फाइलें जो है अभी मतलब उसमें दे रखी है हमने पर्यटन विभाग। और कितने साल से दे रखी है? वो तो भाई साहब 2017-18 से दे रखी है। लेकिन 7-8 साल कभी ये लगाते हैं बैंक वाले उसमें ऑब्जेक्शन, तो कभी जो है पर्यटन विभाग लगाता है। तो ऐसे लोग फिर हताश हो जाते हैं कि छोड़ो यार नहीं। थोड़ा सा गाँव आप बताइएगा, इस तरफ या इस तरफ? किसी भी तरफ? इधर से आ जाए। इधर से। तो देखिए 7-8 साल तक अगर गांव वालों की एप्लीकेशंस होम स्टेज की पास नहीं हो रही हैं तो प्रधानमंत्री यहाँ आकर एक बार को बोल भी देते हैं तो वो अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ नहीं पहुँच पाता है। और कितनी जनसंख्या कितनी है इसके, कितने वोटर कितने हैं? वोटर तो यहाँ पे 1000 से ऊपर है मुखबा में। अच्छा। और अभी आप लोगों ने पिछले पंचायत चुनाव में बहिष्कार भी किया, आप लोगों ने वोट नहीं दिया था? नहीं दिया। अभी हमारे यहाँ पंचायत का गठन नहीं हुआ है। पंचायत का गठन नहीं हुआ है। पंचायत का गठन न करना मतलब हम लोगों की जो एक मतलब ये लगा लो कि मेरे ख्याल से 3-4 दशक हो गए हैं जो हम, क्योंकि गंगा जी इसी रास्ते जांगला होते हुए जाती है। जब गंगा जी के कपाट खुलते हैं और कपाट बंद होते हैं तो गंगा जी इसी रास्ते जाती है। और ये जो रास्ता बना हुआ है तो कभी अगर आप माना जैसे जब गंगा जी के कपाट खुलने वाले होते हैं तो आप आएँ और जाएं इस रास्ते, तो आप देखना कि ये मतलब राजशाही की जब ये टिहरी रियासत में हुआ करता था तो राजशाही के ज़माने का बना हुआ रास्ता है। और इतना विकट रास्ता है कि गंगा जी को लाने में हम लोग कितनी मतलब कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। और रात अंधेरा हो जाता है, सारी जगह कई जगह पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, कहीं छत्र पे लगते हैं, कहीं छत्र टूट जाते हैं गंगा जी, तो कई बार उनको रिपेयर। तो हम लोगों की वो मांग रही, इसीलिए हम लोगों ने इस समय जो है पूरा एक गांव वालों ने पंचायत की कि हम लोग तब तक पंचायत का क्या फ़ायदा है वो पंचायत का गठन करके जब हम लोगों को जो हमारी मूलभूत सुविधाएँ हैं उनसे वंचित रहना पड़ रहा है। तो हम लोगों ने इस समय इसीलिए विरोध किया कि हम लोग तब तक पंचायत का गठन नहीं करेंगे जब तक हमारी ये सड़क नहीं बन जाती। ये एक प्रस्तावित सड़क है जो कि मुगबा से और जांगला को जोड़ती है। जी। और ये सड़क अगर निर्माण हो जाएगा तो गाँव वालों सन 1983-84 में ये पास हो रखी है सड़क पूरा। ये मेरे ख्याल से 9 किलोमीटर करीब है हरसिल से और जांगला तक। हाँ, और मुगबा तक तो बनी चुकी है। मुगबा तक बन गई है, लेकिन ये जो 6 किलोमीटर करीब रह गया है ये पता नहीं क्यों मतलब कभी एनजीटी बीच में आ जाती, कभी इको सेंसिटिव जोन बीच में आ जाता है। जबकि हम तो सरकार कहेंगे भाई कि हम भी नहीं चाहते हैं कि पेड़ ज़्यादा कटें, कुछ ऐसा वो निकालें कि ऑल्टरनेट हो कि पेड़ों के बीच से रास्ता निकले कि चाहे छोटी गाड़ियाँ जाएं। और दूसरी चीज़ ये कि जब यात्रा सीजन में, पीक सीजन में जब बहुत भीड़ होती है, जाम लगता है, यात्री बेचारे भूखे प्यासे बसों के अंदर रहते हैं, तो उनको क्या है कि एक ऑप्शन मिल जाता है कि कुछ इधर से जाएंगे। हाँ, अगर ये बन जाती तो हाँ, वन वे भी किया जा सकता है। वन वे भी किया जा सकता है, एक तरफ से ट्रैफिक भेजा जा सकता है, एक तरफ से वापस आ सकता है यदि ऐसा बनाया जाए। और मुगबा, ये ड्रोन विजुअल्स में आप अभी समझ पा रहे होंगे कि मुगबा धराली के ठीक ऑपोजिट बसा हुआ गाँव है और बीच से गंगा जी निकलती हैं। यहाँ लोगों की मांग यही है कि अगर ये वाला रूट बन जाता है यहाँ से जांगला तक का तो गंगोत्री का जो हैवी ट्रैफिक है सिंगल रोड पे वो भी कम होगा। इस रास्ते आप देख रहे हो उनकी ये सन साइड है, आप अभी भी देख रहे हैं कि सामने जो है पूरा धूप चला गया है। तो शीतकाल में जो यहाँ पे हमारा आर्मी का कैंप है हरसिल में, तो वो आर्मी वाले जब बॉर्डर जाते हैं तो वो लोग भी इसी रास्ते अपना पिट्ठू लाद के और इसी रास्ते आते जाते हैं। निलोंग बॉर्डर पे जब जाते हैं तो हमने कहा कि भाई कि ये सामरिक दृष्टि से ये रास्ता अति आवश्यक है, क्योंकि बॉर्डर पे ये गांव अंतिम गांव है और यहाँ से जो सेना के जवान आते जाते हैं उन लोगों को भी बेचारों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो सड़क होगी तो उन लोगों के लिए अच्छी सुविधा, लोगों के लिए भी सुविधा अच्छी सुविधा। अच्छा, यहाँ मुझे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग ये दिख गई, तो ये भी मैं अपने दर्शकों को भी दिखा दूँ।
इसको आमील कहते इसको हैं। आमील कहते हैं यहाँ की जी, भाषा जी, में ना। जी। और ये आप गूगल करेंगे तो सीबकथोन इसको कहा जाता है। जी, जी। और ये जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो गूगल कीजिएगा सीबकथोन और इसके फायदे और ये कितना महत्व है अब इसका। और आप बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि इसका जो जूस होता है, बताते हैं कि मतलब कि ये जो है एक तो कैंसर में काम करता है, दूसरा जो है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और आज की डेट में ये चाइना में मेरे ख्याल से ज़्यादा चलता है। और वो लोग आज के डेट में भी 6,000-7,000 रुपए लीटर इसका जूस बेचते हैं। और ये जंगली है, जंगली। आसपास के जंगलों में खूब यहाँ पाया हमारे जाता इधर जंगलों में खूब है। हाँ। आप जब जाएंगे तो अभी आप झाला के जब पुल क्रॉस करते हैं, इधर को आते हैं, हाँ। तो आप देखना ऊपर नीचे सारे इसी की पेड़ है। इसी के पेड़ है। और आसपास के जो आर्मी कैंप्स हैं, कल जब हम वहाँ से लौट रहे थे जी, तो आर्मी वाले भी कट्टों में भर भर के इसको काट जी, काट जी, के जी, लेके जा रहे जी, थे। जी, तो इसको जी, जी। सीबकथोन, इसको इसका शायद बॉटनिकल नेम वो है। बॉटनिकल नेम है, हाँ जी, हाँ। एक ये घर है जो विल्सन ने बनवा रखा है। ये वाला घर जी। अच्छा। और कुछ तो थोड़ा बहुत इन्होंने ये वाला तो फिर भी मेंटेन्ड है, तो यहाँ पे रहते हैं रहते ये लोग हैं। ना? जी जी। जी। अच्छा। और ये एक गांव ये में देख रहे होंगे, ये भी पुराना घर है। जी। ये इतने अरे वाह। देखिए, उनकी नक्काशियाँ देखिए आप एक बार आइएगा, इसको भी थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। और गांव में स्कूल की और स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या व्यवस्था है? यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल है। कहाँ पे है? यहीं पे है, गांव में ही, मुकबा में ही? मुकबा में है। अच्छा। लेकिन एक तो आज की डेट में क्या हो रखा है कि उतनी टीचिंग व्यवस्था भी नहीं है। फिर जो टीचर आते हुए हैं तो उनको थोड़ा सा अपनी सुविधा के अनुसार उतना यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि मतलब कि हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए, संविधान देहरादून हो जाए। हाँ, वही चीज़ है। और फिर क्या हो रखा है कि हम लोगों का थोड़ा सा मतलब वही कि मेन जो माइग्रेट का जो वो है हमारा ऑप्शन, इसीलिए कि बच्चों की शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि यहाँ पे जब कोई बीमार हो गया तो हमको उत्तरकाशी क्या सीधे देहरादून ले जाना पड़ता है। उत्तरकाशी में भी उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, वो भी रेफ़र कर देते हैं कि देहरादून ले जाओ जी। तो कई चीज़ें हैं मतलब कि जिस कारण से हम लोग भी नहीं चाहते, क्योंकि आप तो देख रहे होंगे इतना अच्छा मतलब धूप है, पानी है, बिजली है, सब चीज़ें, लेकिन कुछ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी भी नहीं है। तो इस कारण से हम लोगों को माइग्रेट होना पड़ता है। और हमारा ये प्रयास है, आप जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितना कल्चरली रिच एरिया है, लेकिन स्थानीय लोगों की उस पीड़ा को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। और अथॉरिटीज़ से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप विंटर टूरिज्म के नाम पे प्रमोट तो कर रहे हैं, आप बोल तो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ आएँ, 12 महीने का पर्यटन हो, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएँ हैं कि स्थानीय लोग भी अपने बच्चों सहित 12 महीने यहाँ रह पाएँ, यहाँ को डेवलप कर पाएँ, उनकी आजीविका यहाँ निर्भर हो पाए, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे मिल पाएँ, बच्चों को अच्छी शिक्षा यहाँ पे मिल पाए। तो कौन गांव छोड़ के तो कौन जाना चाहता है वैसे? अगर लेकिन ये है कि आज के बच्चे जो शिक्षित हो रहे हैं वो भी चाह रहे हैं कि हमारा कोई ऐसा रोजगार जुड़े। हाँ। अब रोजगार की भी सबसे बड़ी समस्या है जी। तो यहाँ पे तो कुछ रोजगार और ऑप्शन है नहीं। हमारे यहाँ पे जो खेती होती है वो सेब और राजमा की, उसके बारे में भी बताइए। हाँ, ये इसका जिक्र आया, अच्छा हुआ इसका जिक्र आ गया। जैसे आपने हरसिल की राजमा बड़ी मशहूर है। हुलसन का जो आपने चर्चा किया ना, तो सबसे पहले बताते हैं, एक हमारे यहाँ एक सेब पहले हुआ करता था, अभी भी है कुछ कुछ पेड़ यहाँ, तो उसको विल्सन वैरायटी ही बोलते हैं। उसका जो फल है उसको एक दाना अगर कमरे के अंदर रख दो तो पूरे 6 महीने उसकी खुशबू इतनी चलेगी कि आदमी बाहर से ही बता देगा कि इसके अंदर जो है सेब है। इतनी खुशबू वाला उसको विल्सन। अब तो खैर नई नई तकनीकी के हिसाब से अब जैसे ये आ रहे हैं गोल्डन डेलिशियस आ रहा, उनकी उतनी वो नहीं है, भले मांग तो मार्केट में उन्हीं की ज़्यादा है, क्योंकि वो एक तो हो भी जल्दी जाता है, क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है। जी। तो लगभग वो विल्सन वैरायटी विल्सन ने लाई थी। मुकबा गाँव के लोग भी पुराने टाइम से सेब का वो उगाते रहे हैं। हाँ, सेब हो गया, राजमा, और पहले यहाँ पे एक जो वो नहीं होता है कुट्टू, जिसे हम कहते हैं कुट्टू काटा, तो हमारे यहाँ उसको फाफड़ा बोलते हैं। और एक होता था चीणा, जैसे वो नहीं होता एक फलारी जंगोरा जिसे कहते हैं, उसी का सेंटेंस है वो, मतलब वो चीणा वो पीला होता था, ये थोड़ा सफ़ेद होता है, कौन अनाज के रूप में यूज होता है। तो वो भी बहुत पौष्टिक होता था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने वो भी बोना कम कर दिया है, लेकिन चीणा बहुत होती थी यहाँ पे। और राजमा अभी मुकबा में भी होती है, मुकबा में भी, धराली में भी होती है। तो ये हरसिल बेल्ट में, मतलब जिसको हरसिल की राजमा नाम से बोला जाता है, वो वैसे मुकबा, धराली, हरसिल,
इन तमाम जगहों की है। बिल्कुल, और अब तो खैर हरसिल के नाम पे पता हरसिल नहीं के कहाँ नाम पे, कहाँ हाँ बिकती जी है, जी लेकिन जी। यहाँ ओरिजिनल हरसिल के नाम पे आपके गंगनानी से ऊपर मतलब गंगनानी के आसपास भी जो गांव हैं, हुर्री है, बंगेली है और गंगनानी है, उधर के लोग भी जो राजमा उगाते हैं तो हरसिल वाले उनको खरीद के लिए आते हैं और उसको हरसिल के ही नाम से बेचते हैं। और यहाँ पे आप यहाँ की राजमा देखना और जो नीचे की राजमा होती है कभी आप बना के देखना, तो आपने देखा होगा कि जो यहाँ की राजमा है हमारे यहाँ की, उसका जो बक्कल होता है ना जब पकाते हैं तो वो बहुत पतला होता है, गल जाता है जल्दी। और जो नीचे की जो राजमा होती है उसका थोड़ा मोटा होता है। अच्छा। आप जब खाएंगे स्वाद में आपको डिफरेंट लगेगा। अच्छा। और उसका बक्कल मुंह में लगेगा नीचे वाली राजमा का। और यहाँ की जो राजमा है वो बिल्कुल गल जाती, पता ही नहीं चलता है। और ये पीछे इस फ्रेम में भी आप ये जो घर देख रहे हैं, कितना इसकी भी भव्यता का अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की लकड़ी से ये बना हुआ है और कितना आलीशान कभी ये रहा होगा। अब कई सारे कारण हैं, मतलब अब तो कई पीढ़ियां भी हो गई होंगी क्योंकि जिनका मकान इसको जो है हमारे यहाँ सयाना खोला बोलते हैं। अच्छा। तो यहाँ ये जो घर था, ये इस घर के जो मेन आदमी थे मतलब वो सयाना थे, मतलब गाँव जी। अच्छा। उनका था। और मेरे ख्याल से जो विल्सन जी ने भी बनाया तो सयाना की वजह से बनाया, मतलब ये उन्हीं का है, मतलब ये जो विल्सन जी ने बना रखा है ये घर भी उन्हीं का है और एक घर वो विल्सन ने बना के दिया था। अच्छा। और ये इसमें एक जंजीर सी लगी हुई है जो वहाँ तक जा रही है जी। ये पहले ऐसे होती थी, नीचे यहाँ पे कुठार जैसे ये है ना कुठार जी, तो कुठार पे बांधते थे, बीच में घंटी होती थी। अच्छा। तो कभी जैसे नहीं बोलते हैं कि जैसे चोर वगैरह या कोई जैसे कुठार कुठूर में किसी ने चोरी अच्छा, किसी ने दरवाजा खोला तो वो दरवाजे पे वो लगा होता था वो। तो जैसे ही किसी ने कोशिश की तो वो घंटी बज जाती थी, तो घर वालों को पता चल जाता कोई आ रखा है। अच्छा जी। और इसकी नक्काशी अभी आप फ्रेम में इन क्लोजअप्स में देखिए कि कितनी शानदार नक्काशी जो है इनके पिलर्स यहाँ पे जितने भी पुराने घर हैं आप देखना, सब घरों पे ऐसे लगभग मतलब नक्काशी आपको मिलेगी पुराने घरों पे। और ये भी मतलब 100 साल से पुराना 100 साल से ऊपर है। और इसका एक पोर्शन तो बहुत बुरी तरह डैमेज होने लगा है। अगर कुछ सालों में रिवाइव नहीं हुआ तो फिर आगे नहीं हो पाएगा। ऐसा होता नहीं कि जैसे माना 4 भाई 5 भाई रहे, अब उनके आगे बहुत डिवाइड हो गए, तो एक ने कहा कि छोड़ो मैं दूसरी जगह बना रहा, छोड़ो मैंने, तो ऐसे ही मतलब छूट गया। फिर अभी भी जब सीजन में आते हैं तो रहते हैं लोग घरों में। अच्छा। हाँ, जैसे इधर है ना भी तो रहते हैं अभी भी घरों में। तो हम अपने सभी दर्शकों से भी अपील करेंगे कि आपको यहाँ पर इतिहास की कई सारी झलकियाँ जो हैं मुगबा गांव में देखने को मिलेंगी। बड़ी मैजेस्टिक आपको लुक्स मिलेंगे। आसपास का व्यूज़ तो हैं ही, लेकिन गांव में आज भी वो तमाम चीज़ें बची हुई हैं। सर्दियों में आप आएंगे तो एक फ़ायदा ये भी है कि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, रास्ते आपको खाली मिलेंगे, होम स्टेज़ आपको अच्छे रेट्स पे मिल जाएंगे। न्यू ईयर के टाइम पे हालांकि हर्षिल में काफ़ी भीड़ भाड़ होने लगी है, लेकिन आप यहाँ आएँ तो थोड़े बहुत ऑफ बीट डेस्टिनेशन सिर्फ हर्षिल मार्केट में नहीं, मुगबा में या आसपास के जगहों पर जहाँ कुछ कुछ होम स्टेज़ हैं उनको ज़रूर आकर के एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ से जो है पर्यटक जब आते हैं तो मेरू सुमेरु देखने के लिए जाते हैं। यहाँ से मंगला छुचाल है। अच्छा। पर ये तो सारे नांगणी है, पाँचबिलिया जैसे कहते हैं, मतलब ना पर्यटक स्थल जैसे कहते हैं, तो वो तो ऊपर चढ़ के मतलब यहीं से होके जाते हैं। अच्छा। और ठीक आगे आपका जो कोपांग तो देखा हुआ है ना आपने? कोपांग, हाँ। तो कोपांग का ठीक जो ऊपर टॉप है, हाँ। उसी टॉप के ऊपर से मेरू सुमेरु के दर्शन होते हैं। अच्छा। तो उसका एक मतलब देखने मेरू सुमेरु पर्वत है। पर्वत मेरू सुमेरु तो है, तो वो तपोवन से ऊपर है, मतलब तपोवन के आसपास। लेकिन यहाँ से उसको क्या देखते हैं कि उसकी जब सूर्य भगवान की सुनहरी किरण जैसे कलश के आकार की ना, तो उसका मतलब देखने का जो आनंद है वो सुबह सुबह है। अच्छा। तो लोग जब जाते हैं तो रात को जाते हैं, ऊपर बेस कैंप पे मतलब टेंट लगा देते हैं, तो सुबह 3-4 बजे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही सुबह 5:30-6 बजे जैसे सूर्य उगने का टाइम होता है ना, तो वो छवि देखते हैं, मतलब अच्छा, उससे पूरी सुनहरी छटा दिखती है पूरी चारों तरफ। तो ट्रैकिंग के जो एंथुसियास्ट हैं वो लोगों के लिए भी एक अच्छा एक्सप्लोर करने की जगह। जी। अच्छा, और यहाँ से सामने क्या क्या दिखता है? श्रीकंठ तो ये सामने श्रीकंठ है। अच्छा, श्रीकंठ पीक है। और ये श्रीकंठ पीक है। इनानी पीक कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनानी इनानी पीक कहते हैं। अच्छा जी। और ये श्रीकंठ पीक वही पीक है जहाँ से खीर गंगा आती है, जहाँ से ये धराली वाला भी है। और ये श्रीकंठ पीक का आप देखेंगे कि जितनी बर्फ आपको आज दिख रही है वही बर्फ, उतनी बर्फ आपको मई जून में भी, ये 12 महीने उतना ही है। अगल बगल में सारे पिघल जाती है। लेकिन श्रीकंठ पीक की एक खासियत है कि यहाँ का बर्फ कभी नहीं पिघलता है, मतलब वो जैसा है वैसा ही दिखेगा आपको। और ऐसी ही एक कथा आप इस
पीछे जो ये धारा है इसके बारे में भी बता रहे थे कि इसका पानी भी 12 महीने बढ़ता घटता नहीं है, बढ़ता और ना घटता उसका नहीं रंग बदलता है। ये जो है जब बताते हैं पुराणों में भी है कि जब पांडव हिमालय की ओर आए थे तो जब जा रहे थे तो इधर से आगे मतलब आप ऊपर चढ़ के देखेंगे तो वहाँ पे उनके घोड़े की जब चले होंगे ना तो घोड़े के टापों के निशान अभी भी वो पत्थरों पे है। और बताते हैं कि द्रौपदी जी को प्यास लगी तो भीम जी ने जो है अपने धनुष से तीर मार के वो धारा निकला। और पहले तो उसमें दूध की धारा निकाली, फिर उसके बाद जो है गौमूत्र की धारा निकाली। तो उनसे जब प्यास नहीं बुझी तब जो है लास्ट तीर जब उन्होंने छोड़ा तो ये जल की धारा निकली। तो ये जल की खासियत एक ये है कि मतलब एक तो मीठा जल है और 12 महीने वो जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब तो गांव के लोग भी पहले अपने पीने के पानी के लिए वहीं से पानी लाते बिल्कुल लाते हैं। अभी आप अभी भी लाते हैं। अभी आप जाएंगे तो वहाँ पे देखना आप वो धारे लगे हुए हैं, वो पत्थर के वो बने हुए हैं ना, जिसे हम क्या कहते हैं उसको, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, मतलब पत्थर के वो बने हुए हैं नाले जैसे ना, तो उन पे वो धारे अभी भी आप जाएंगे अच्छा देखना तो आपको पता चल जाएगा उसका। और यहाँ और क्या क्या होता है? जैसे आपने बताया कि एक तो सेब होता है, राजमा होता है, एक दो चीज़ें और बताई। चूलू भी होती है। अच्छा, चूली जिसे कहते हैं ना, चूलू होती है। और अंगूर भी होता है वैसे। अंगूर? हाँ, अंगूर भी होता है। अच्छा, वो काला वाला अंगूर होता है यहाँ पे। अच्छा। और खुमानी होती है, नाशपाती होती है। और इसमें से लेकिन व्यावसायिक स्तर पे सिर्फ सेब ही हो पाता है? हाँ, व्यावसायिक वाला तो ज़्यादातर सेब ही है। अच्छा। बाकी ऐसे कि लोगों ने मतलब जैसे ये पेड़ जो दिख रहे हैं ना, ये सारे चूलू के हैं। ये सारे चूलू के पेड़ हैं। तो इनसे लोग मतलब ये है कि जैसे किसी के होंगे, जैसे कि 2 पेड़ किसी के, 4 पेड़ किसी के, तो निकाल के ले आते हैं उसको जो है मतलब उसका बाहर की जो होते हैं उसका जो है वो बना देते हैं, क्या कहते हैं हमारे यहाँ कोली बोलते हैं उसको। अच्छा। तो वो जैसे चटनी वगैरह या किसी जैसे रेसिपी में भी यूज़ करते हैं, उसका स्वाद आता है उससे, खट्टापन जैसे। और जो अंदर के जो वो होते हैं बादाम की गिरी जैसे, तो उसका तेल वगैरह निकाल। अच्छा। बीच में जो 4 वो मिल रहे ना, तो उससे नीचे में गांजे बोलते हैं हम उनको। गांजे, हाँ। हाँ, तो उसमें अपना जैसे 6 माह का पूरा राशन पानी उसमें रखते थे। और ऊपर छोटे मोटे, और उसमें नहीं खराब भी नहीं होता, खराब भी नहीं होता है। लकड़ी में बिल्कुल खराब नहीं होता, आप उसको साल भर रखो कभी खराब नहीं होता है। और ये पूरे बेल्ट में, मैंने उधर भी हम लोग रवाई घाटी भी गए थे, जी, वहाँ भी उसको वही गांजे ही बोलते हैं। गांजा ही बोलते हैं, हाँ। अभी भी इस्तेमाल करते हैं लोग इनको? हाँ, अभी भी हैं, कुछ हैं अभी भी जिनके पास अभी भी उपलब्ध हैं, तो वो लोग करते हैं। ये कुठार, ये भी कुठार ही था। हाँ। तो ये था देश के अंतिम गांवों में से एक मुगबा गांव, जिसको कि वाइब्रेंट विलेज भी अब डेजिग्नेट किया गया है। उस वाइब्रेंट विलेज की जो योजना है उसके तहत अभी धरातल पर बहुत ज़्यादा काम भले ही नहीं हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि उसके लिए अच्छा बजट आवंटन हुआ है, तो भविष्य में इस पर अच्छे काम होंगे। विंटर टूरिज़्म को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, उस प्रमोशन का लाभ गांव के लोगों तक भी पहुंचे, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होम स्टेज डेवलप हों। इस तरह के घर, जिस घर पे बैठ के मैं ये NP2C इस प्रोग्राम की दे रहा हूँ, इसकी स्थिति आप लोग देखिए। उम्मीद है कि इन योजनाओं का लाभ इस तरह के घरों को भी हो, इनको रिवाइव किया जा सके, अच्छे टूरिज़्म के, सस्टेनेबल टूरिज़्म के तरीके डेवलप हों, 12 महीने उत्तराखंड के पहाड़ों में टूरिज़्म बना रहे, गांव के लोगों को उससे लाभ हो, और गांव जैसे आज की स्थिति में है कि मुगबा गांव लगभग 90% लोग जा चुके हैं यहाँ से, वो लोग पूरे 12 महीने यहाँ पर रह पाएँ। स्थानीय लोगों से बात करने पे आपने समझा कि यहाँ पर स्वास्थ्य की और शिक्षा की जो स्थितियाँ हैं वो भी एक कारण है कि लोग 12 महीने यहाँ नहीं रुकना चाहते, अपने बच्चों को नीचे देहरादून और बड़े शहरों में पढ़वाना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। ज़रूर ये आपको मुगबा गांव अच्छा लगा तो ज़रूर आइएगा, विंटर्स में यहाँ आइएगा, इस गांव को एक्सप्लोर कीजिएगा। ऐसी ही तमाम कहानियाँ, तमाम अनदेखे गांव, उनके सांस्कृतिक, उनके ऐतिहासिक पक्ष हम आपको दिखाते रहेंगे। तो जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा बारामासा। Call it thunder, call it rain, never after, it's all the same. Still I